वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हमने लेक्चर स्टार्ट करना है वो है डार्क रिएक्शन बायोएनर्जेटिक्स का टॉपिक है। डार्क रिएक्शन में हमने आज स्टडी करना है कि आपने ये जो पॉइंट था कि मैकेनिज़्म ऑफ रिएक्शन फोटोसिंथेसिस, उसमें आपने पिछले लेक्चर में आपने देख लिया था कि लाइट रिएक्शन हमने कैसे पढ़े, क्या होता है लाइट रिएक्शन। आज हमने पढ़ना है कि डार्क रिएक्शन किस तरह से होते हैं। उसी तरह से आपने इसमें भी बताना है कि आपने यहाँ पे डार्क रिएक्शंस की वजह से कौन कौन सी चीज़ें बनानी हैं, डार्क रिएक्शन क्या होता है ये आपने बताना है। इसमें डार्क रिएक्शन क्या चीज़ है कि इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड आपने यूज़ करनी है, रिड्यूस करके आपने ग्लूकोज फार्मेशन करनी है। कि आपने स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो आपने दो चीज़ें देखी हैं, एक है लाइट रिएक्शन, दूसरा है डार्क रिएक्शन। आपने जो चीज़ पढ़ी वो है फोटोसिंथेसिस में आपने एनर्जी फार्मेशन की और आपने इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखनी है कि आपने वहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए थे। आपने देखा कि जो लाइट रिएक्शन है वहाँ पे कहीं पे भी आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड की फार्मेशन नहीं की थी। आपने वहाँ पे दो चीज़ें बनाई थी, एक था ATP, दूसरा था NADPH। मतलब लाइट रिएक्शंस को यूज़ करके, लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट आया था आपके पास ATP और NADPH, उसको यूज़ करके आपने क्या करना है, अब आपने डार्क रिएक्शन करना है। डार्क रिएक्शन में क्या होगा, आप वही ATP वही NADPH को यूज़ करेंगे और यहाँ पे एक चीज़ बनाएंगे, मतलब फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट था ग्लूकोज की फार्मेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कहाँ पे बनेगा, वो डार्क रिएक्शन में बनेगा। अब ये डार्क रिएक्शन कैसे होते हैं कि आपने पीछे भी देखा कि जो लाइट रिएक्शंस होते हैं वो कहाँ पे होते हैं। लाइट रिएक्शन आप करवाते हैं थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स के अंदर। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आपको याद होगा, आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो उसके थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स के अंदर आप करवाते हैं लाइट रिएक्शन, और जो डार्क रिएक्शन होता है वो आप करवाते हैं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर, मतलब जो उसका फ्लूइड वाला पोर्शन है वहाँ पर आप उसको करवाते हैं कौन सा रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने डार्क रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करना है। कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस्ड होके क्या बना देगी, रिड्यूस्ड करके आपने क्या बनाना है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनाने हैं, ग्लूकोज की फार्मेशन करवानी है। तो मतलब आप यहाँ पे एक बात जहन में रखें कि लाइट रिएक्शन में आपने क्या किया था, आपने ATP को बनाया था और NADPH को बनाया था। जो डार्क रिएक्शन में आपने बनानी है चीज़, जो आप लोगों ने बात जहन में रखनी है वो क्या है कि आपके पास लास्ट चीज़ जो आनी चाहिए वो आपके पास ग्लूकोज आना चाहिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ है डार्क रिएक्शन की। अगर हम हिस्ट्री देखें तो हम कहते हैं कि डार्क रिएक्शन को जिसने डिस्कवर किया वो कौन था बंदा, मेल्विन कैल्विन ने डार्क रिएक्शन की हिस्ट्री को स्टडी किया था, इसलिए हम इस रिएक्शन को, डार्क रिएक्शन को कैल्विन रिएक्शन या कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। अब इसके हम इवेंट्स देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि इसमें हमें सबसे पहले जो रिएक्शन करवाना है वो किस तरह से होगा कि आपने कार्बन डाइऑक्साइड को लेना है। कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए आप क्या करेंगे कि ये एक साइक्लिक वे में काम होता है। इसको आपने कैसे करना है कि 5 कार्बन कंपाउंड लें। यहाँ पे अगर हम इसका रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ पे 5 कार्बन कंपाउंड हो। आपने 5 कार्बन कंपाउंड लेना है। ये 5 कार्बन कंपाउंड किस तरह से होगा, इस तरह से 3 कंपाउंड आपने लेने हैं 5 कार्बन के। ये 3 मॉलिक्यूल हैं आपके पास 5 कार्बन। अब रिएक्शन स्टार्ट कैसे होगा कि यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के ऐड करें। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे इंटर करें। ये कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ अटैच होगी, इस 5 कार्बन कंपाउंड के साथ। यहाँ पे आपने 3 मॉलिक्यूल लिए कार्बन डाइऑक्साइड के, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स हैं 5 कार्बन के। हर एक कंपाउंड के लिए, मॉलिक्यूल के लिए एक 5 कार्बन कंपाउंड, ये इस तरह से। अब यहाँ पे इनकी वजह से क्या होगा, आपके पास जो चीज़ आएगी, जो आपके पास नई चीज़ बनेगी वो है आपके पास, अगली जो चीज़ है वो है 3 मॉलिक्यूल ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड। आपके पास 3 मॉलिक्यूल्स बनेंगे 6 कार्बन कैसे बनेंगे, आपके पास एक कार्बन ये है। एक कार्बन का क्या मतलब है, यहाँ पे एक कार्बन ये है, यहाँ पे 3 कार्बन है। 3 कार्बन कैसे आए, आपके पास 3 मॉलिक्यूल हैं। यहाँ पे आपने 3 कार्बन डाइऑक्साइड लिए थे,
ये कार्बन अटैच होगा इसके साथ, ये कार्बन इसके साथ, ये कार्बन इसके साथ। अब क्या होगा, आपके पास 3 मॉलिक्यूल बन गए ना, 6 कार्बन। अब इनको बनाएं, कैसे बनाएंगे, ये इस तरह से। आपके पास 3 मॉलिक्यूल ऐसे आ गए जिनके अंदर कितने कार्बन थे, 6 कार्बन। 6 कार्बन का क्या मतलब है, 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर भी 6, इसके अंदर भी 6। समझ आ गई यहाँ तक। अगली चीज़ आप कहते हैं आपके पास 6 कार्बन कंपाउंड बन गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि जो 6 कार्बन कंपाउंड है वो स्प्लिट होगा, ये मॉलिक्यूल स्प्लिट होंगे और इनसे क्या बनेगा, आपके पास 3 मॉलिक्यूल के 6 कंपाउंड्स बनेंगे। अब देखें यहाँ पे अगली चीज़, जो चीज़ आप कहते हैं वो क्या चीज़ है, स्प्लिटिंग। ये जो 6 कार्बन के 3 कार्बन कंपाउंड आपके पास बने हुए हैं, 3 मॉलिक्यूल बने हुए हैं जिनके अंदर 6 कार्बन हैं, इनकी आप स्प्लिटिंग करवाएं, इनको आप अलग-अलग करवाएं। तो कितने कार्बन कंपाउंड बनेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। आपके पास 6 कंपाउंड्स बन जाएंगे 3 कार्बन्स के। मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, 1 2 3। अब देखें आपके पास कितने कंपाउंड्स बन गए हैं, मॉलिक्यूल्स बन गए हैं आपके पास 6 मॉलिक्यूल्स। 6 मॉलिक्यूल्स बन गए, 1 2 3 4 5 और 6 मॉलिक्यूल बने। अब एक के अंदर कितने कार्बन हैं, 1 2 और 3। यहाँ पे आप कहते हैं कि आपके पास 6 मॉलिक्यूल बने जिनके अंदर कितने कार्बन थे, 3 कार्बन कंपाउंड। अब क्या होगा, अब आपके पास ये 6 कंपाउंड बने हैं। अब इन 6 में से आप ये एक छट्टा यहाँ से यूज़ कर लेते हैं। ये यहाँ पे यूज़ करके आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे कोई कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। कोई कार्बोहाइड्रेट आपने बना लिया। अब अगली चीज़, यहाँ पे पीछे आपके पास कितने बच गए, 5 कार्बन। ये 5 कार्बन दोबारा से कहाँ पे यूज़ हो जाएंगे, इस साइकिल के अंदर। साइकिल के अंदर यहाँ पे देखें दोबारा से ये 5 कार्बन कंपाउंड बना। इस 5 कार्बन के साथ अगेन कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होगा, अगेन ये 6 कार्बन कंपाउंड बनाएगा, उसकी स्प्लिटिंग होगी और दोबारा से कार्बोहाइड्रेट बनेगा। यहाँ पे ये जो प्रोसेस होता है, यहाँ पे आप यूज़ करते हैं ATP को। ये ATP किधर से आया, लाइट रिएक्शन में जो आपने ATP की फार्मेशन करवाई थी वो ATP यूज़ होगा यहाँ पे। स्टूडेंट्स ये आपको समझ आ गया। यहाँ पे आपने पढ़ा है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में आपने कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, 5 कार्बन कंपाउंड लिया, 5 कार्बन कंपाउंड के साथ इस कार्बन को अटैच करेंगे, आपके पास बनेगा 6 कार्बन कंपाउंड। 6 कार्बन की जब आप स्प्लिटिंग करवाएंगे तो आपके पास 6 मॉलिक्यूल बनेंगे। हर एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन होंगे। इनमें से एक को आप यूज़ करके आप कार्बोहाइड्रेट की फार्मेशन करवाते हैं, क्योंकि आपने फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट ही बनाना है। नेक्स्ट जो 5 कार्बन बच जाते हैं वो आप दोबारा से साइकिल में यूज़ करते हैं, दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड आएगी और आपके पास ये साइकिल चलता रहेगा। इस साइकिल को आप कहते हैं, ये आपके पास कौन सा साइकिल है, कैल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन साइकिल। यहाँ तक है आपके पास मैकेनिज्म ऑफ लाइट रिएक्शन। नेक्स्ट जो अगली चीज़ है आपके पास, आपने देखना है कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। आपने देखा कि लाइट रिएक्शंस, डार्क रिएक्शन, मतलब आपने देखा कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है, वाटर ज़रूरी है, लाइट ज़रूरी है। अब यहाँ पे आपने जो कार्बन डाइऑक्साइड का भी रोल पढ़ लिया, वाटर का भी रोल पढ़ लिया। अब तीसरी जो चीज़ आपने पढ़नी है, आपने रिएक्शन में देखा था कि आपने कहा क्लोरोफिल होगा, लाइट होगा तो प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो हमने जो नेक्स्ट चीज़ पढ़नी है वो है रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस एंड लाइट। फ्रेंड्स जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट, के लाइट का और क्लोरोफिल का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस के अंदर। फ्रेंड्स अगर लाइट नहीं होगी, क्लोरोफिल नहीं होगा तो आप फोटोसिंथेसिस नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते कि आपने जब रिएक्शन स्टार्ट किया था तभी आपने कहा था कि लाइट होगी तो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होगा तो ATP बनेंगे। अगर ATP ही नहीं बनेंगे तो आप कैल्विन साइकिल में ATP कहाँ से यूज़ करेंगे, और अगर ATP नहीं यूज़ करेंगे तो आपके पास ग्लूकोज नहीं बनेगा। तो इसका मतलब कि अगर आपके पास लाइट नहीं होगी तो आप फोटोसिंथेसिस को नहीं करवा सकते। तो इसके लिए सबसे पहले हम कहते हैं कि क्लोरोफिल कहाँ पे होता है।
जो आपके पास क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स आपने पढ़ी होंगी। अगर मैं इधर ड्रा कर देती हूँ क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, तो हमने इस तरह से पढ़ा था कि ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट का। यहाँ पे ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको आप कहते हैं, ये आपके पास हैं थैलेकॉइड्स। ये जो डैम्प होता है इसको आप कहते हैं ग्रेना। यहाँ पे ये फ्लूइड पोर्शन है इसका, इसको आप कहते हैं, ये आपके पास है स्ट्रोमा। आपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें लाइट रिएक्शन कहाँ पे होते हैं, उसके लाइट रिएक्शन यहाँ पे थैलेकॉइड्स की मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। ये जो लाइट रिएक्शन इसके थैलेकॉइड्स की मेम्ब्रेन है, यहाँ पे होंगे लाइट रिएक्शन। आपने कहा था डार्क रिएक्शन होते हैं स्ट्रोमा के अंदर। स्ट्रोमा मतलब ये जो फ्लूइड है, यहाँ पे कौन से होंगे, डार्क रिएक्शंस। अब जो नेक्स्ट चीज़ हम देख रहे हैं वो है कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे है। क्लोरोप्लास्ट है थैलेकॉइड्स की मेम्ब्रेन के अंदर। यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन्स हैं, यहाँ पे थैलेकॉइड के अंदर कौन सी चीज़ है, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है। यहाँ पे हम अगर इसकी बात करें तो मैं इसको ड्रा कर देती हूँ। यह है आपके पास एक थैलेकॉइड, ठीक है। इस थैलेकॉइड के अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसको आप कहते हैं कि इसके अंदर एक पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको आप कहते हैं क्लोरोफिल। अब इस क्लोरोफिल का क्या काम है, इसने क्या करना है, इसने लाइट को एब्जॉर्ब करना है। क्लोरोफिल जो हम अगर पिगमेंट्स की बात करें तो हम कहते हैं क्लोरोफिल मेन पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, कि सबसे मेजर जो पिगमेंट है वो है हमारे पास क्लोरोफिल ए। इसके बाद जो अदर पिगमेंट्स आ जाते हैं उनमें हम कहते हैं क्लोरोफिल बी भी आ जाता है, कैरोटीनॉइड्स आ जाते हैं, ज़ैंथोफिल्स आ जाते हैं। ये इनको हम कहते हैं, ये जो बाकी चीज़ें हैं ये हैं हमारे पास एक्सेसरी पिगमेंट्स। क्लोरोफिल ए जो है वो है हमारे पास मेजर पिगमेंट, मैन पिगमेंट क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए। उसके अलावा एक्सेसरी पिगमेंट्स आ जाते हैं जिनको हम कहते हैं कि क्लोरोफिल बी भी हो सकता है, कैरोटीनॉइड्स भी हो सकते हैं और ज़ैंथोफिल्स भी हो सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं, मतलब ये भी फोटोसिंथेसिस में हेल्प देते हैं, लेकिन मेजर रोल जो है वो क्लोरोफिल ए का होता है। अब हम बार बार यूज़ कर रहे हैं लफ्ज़ पिगमेंट। पिगमेंट क्या चीज़ है, पिगमेंट एक ऐसी चीज़ है जो क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। पिगमेंट क्या चीज़ है कि पिगमेंट एक ऐसी चीज़ है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि हमारे पास है पिगमेंट। जैसे हमने बात की क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए पिगमेंट है, कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स हैं, ज़ैंथोफिल पिगमेंट है। इस पिगमेंट का काम क्या है, ये पिगमेंट क्या करता है, इसने करना है लाइट को एब्जॉर्ब। ये क्लोरोफिल का क्या काम है, लाइट की एब्जॉर्प्शन करना। अब नेक्स्ट इसी पिगमेंट ने क्या करना है, ये है हमारे पास सोलर लाइट, सोलर एनर्जी। अब इस एनर्जी को कन्वर्ट करना है किस में, केमिकल एनर्जी में। आपको अगर लाइट रिएक्शन याद हो तो उसका जो फर्स्ट हमने स्टेप लिया था उसमें हमने कहा था कि क्लोरोप्लास्ट के ऊपर जब लाइट फॉल करती है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होता है। इलेक्ट्रॉन असल में क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉन केमिकल एनर्जी है। आपके पास सोलर एनर्जी आई, उसकी वजह से आपके पास एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुआ, उस इलेक्ट्रॉन से आपने एटीपी बनाई है, मतलब आपने सोलर एनर्जी को यूज़ करके क्या किया है, केमिकल एनर्जी की फॉर्मेशन की है। अब क्या होता है कि आप कहें कि हमारे पास लाइट फॉल कर रही है, सनलाइट आ रही है हमारे पास और वो सारी की सारी सनलाइट हम यूज़ कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्लांट्स क्या करते हैं कि सारा दिन अगर धूप पड़ती है, इसका मतलब कि अगर 100% लाइट फॉल कर रही है, उस 100% में से पिगमेंट कितनी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, पिगमेंट सिर्फ 1% लाइट को फॉल यूज़ करता है। कि अगर पूरा दिन लाइट फॉल करती है तो उसमें से पूरे दिन में से आपके पास 1% लाइट यूज़ होती है फोटोसिंथेसिस में। बाकी जो 99% लाइट है वो क्या होती है, वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, वो हम फोटोसिंथेसिस में यूज़ नहीं करते। समझ आ गई। नेक्स्ट अगली चीज़ है हमारे पास कि जितनी भी लाइट हमारे पास आ रही है, इस 1% में से भी कुछ लाइट हमारे पास इफेक्टिव होती है, बाकी लाइट हीट की फॉर्म में रिलीज़ हो जाती है। मतलब लाइट किस फॉर्म में आती है, लाइट वेवलेंथ्स की फॉर्म में आती है ना।
अब कुछ लाइट्स की जो वेवलेंथ है वो हमारे लिए फेवरेबल है, बाकी लाइट्स हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। जैसे रेड और ब्लू लाइट के जो वेवलेंथ है वो हमारे लिए फेवरेबल है। जैसे अगर ब्लू और रेड लाइट फॉल करती है तो उस लाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो सकता है। उसके बाद अगली चीज़ है हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में और एटीपी की फार्मेशन में हमारे पास कुछ एटीपी की फार्मेशन में और इसकी NADPH की फार्मेशन में भी हम लाइट को यूज़ करते हैं। वो लाइट कहाँ से आ रही है? वो पिगमेंट्स की एब्जॉर्प्शन की वजह से आ रही है। यहाँ तक पिगमेंट की आपको समझ आ गई। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास लास्ट टॉपिक है इसका कि लिमिटिंग फैक्टर्स, कि ये तो क्लोरोफिल और जो आपके पास लाइट है ये तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कि अगर ये नहीं होंगे, वाटर नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, लाइट नहीं होगी, तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। अब कुछ लिमिटिंग फैक्टर्स भी हैं कि आप कहते हैं कि लिमिटिंग फैक्टर्स की वजह से फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो स्लो डाउन हो सकता है। लिमिटिंग फैक्टर्स, हमारे पास कुछ लिमिटिंग फैक्टर की अगर हम डेफिनेशन करते हैं तो हम कहते हैं कि एक ऐसा फैक्टर जो क्या करता है कि जिसकी वजह से विच अफेक्ट द रेट ऑफ या स्पीड ऑफ रिएक्शन, कि जो क्या करे, अफेक्ट करे स्पीड को, स्पीड ऑफ रिएक्शन। ऐसे फैक्टर्स जिनकी एब्सेंस की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इफ़ेक्ट हो। मतलब अगर हम कहते हैं कि हम फोटोसिंथेसिस की एग्जांपल ही ले रहे हैं तो हम इसमें कहते हैं कि एक चीज़ आ जाती है हमारे पास इसमें टेम्परेचर, दूसरा हम कहते हैं लाइट इंटेंसिटी, तीसरी चीज़ हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन। ये तीन चीज़ें हम इसमें लेते हैं लिमिटिंग फैक्टर के तौर पे कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है तो हम कहते हैं कि जितना टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा उतना ही ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। लेकिन जब एक लिमिट से आप एक्सीड कर देते हैं या उस लिमिट से कम टेम्परेचर रखते हैं तो फोटोसिंथेसिस का रेट स्लो हो जाता है। कि टेम्परेचर की वजह से हम फोटोसिंथेसिस को कंट्रोल कर सकते हैं, एक ऐसा फैक्टर है। वाटर की वजह से आप फोटोसिंथेसिस को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये जो चीज़ है ये है आपके पास कंट्रोलिंग फैक्टर, कि अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो सकता है, अगर ज़्यादा करेंगे तो वो ज़्यादा भी हो सकता है। तो मतलब टेम्परेचर की वजह से आप फोटोसिंथेसिस के रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये है आपके पास लिमिटिंग फैक्टर। इसी तरह अगर लाइट इंटेंसिटी की बात करते हैं तो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का रेट होगा। अगर आप लाइट इंटेंसिटी को कम कर देते हैं तो तब भी आप फोटोसिंथेसिस के रेट को मेजर कर सकते हैं। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन भी हम लिमिटिंग फैक्टर में लेते हैं कि अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए या कंसंट्रेशन कम हो जाए तो इसका इफेक्ट पड़ता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के ऊपर। स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ आ गई। ये चीज़ें हैं आपके पास लिमिटिंग फैक्टर्स। आपने पढ़ा आज डार्क रिएक्शन क्या होता है, रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट। उसके बाद लास्ट पे आपने देखा लिमिटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अडाप्टेशंस ऑफ लीफ इंशाल्लाह, और ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अल्लाह हाफिज़।